हेलो एवरीवन। हम सब जानते हैं कि 17 नवंबर इज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे। अ बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज अ प्रीमैच्योर बेबी। हम सब जानते हैं कि डे बाय डे प्रीमैच्योर डिलीवरी का रेट बढ़ रहा है। वन ऑफ द रीजंस इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। लोग बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी रखते हैं, मदर को बीपी है, डायबिटीज है और प्रेगनेंसी रहता है। ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस में कभी कभी हमको बेबी प्रीमैच्योर डिलीवर करना पड़ता है। आइदर बेबी को अंदर ग्रो नहीं हो रहा है, या बच्चे को अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या तो कभी कभी गर्भवती महिला की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमको डिलीवरी कराना जरूरी हो जाता है। कभी कभी 28 वीक से पहले भी डिलीवरी करवाना पड़ता है। अ बेबी born before 28 weeks of pregnancy is known as extreme premature baby। ऐसे बेबी बहुत डेलिकेट होते हैं, उनका वेट भी बहुत कम होता है और ऑर्गन्स भी प्रीमैच्योर होते हैं। ऐसे बेबीज को डिलीवरी के बाद तुरंत ही ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसका बेबी का इंटैक्ट सर्वाइवल बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टडीज भी है और साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि बेबी को इमीडिएट ट्रीटमेंट डिलीवरी के बाद मिल जाए तो बच्चा इंटैक्ट सर्वाइवल बढ़ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटैक्ट सर्वाइवल? कि बच्चा जी तो जाता है लेकिन उसके बाद उसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नॉर्मल होता है, तो उसको इंटैक्ट सर्वाइवल बोलते हैं। और वी ऑल डॉक्टर्स एम टू गिव इंटैक्ट सर्वाइवल बेबी। तो ऐसी कंडीशन कब होती है? जब गर्भवती महिला को इन यूट्रो ही, जब बेबी को इन यूट्रो ट्रांसफर कर दो, उसका मतलब है कि गर्भवती महिला को डिलीवरी से पहले ऐसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए जहां लेवल 3 NICU फैसिलिटीज अवेलेबल है। जो भी महिला है जिसके प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, उनको स्टेरॉइड और मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन देके मदर को ही ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहां डिलीवरी के बाद तुरंत ही अच्छे सी NICU फैसिलिटीज अवेलेबल हो और बेबी को तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए, तो बेबी को जीने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, बच्चे ग्रो होता है उसके बाद भी नॉर्मल आती है। तो वी ऑल डॉक्टर्स एम टू गिव अ इंटैक्ट सर्वाइवल बेबी। तो we all will have to join hands to increase the survival of premature baby। Thank you। प्रीमेच्योरिटी अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो एक जर्नी होती है जो बच्चे के माँ बाप के साथ पूरी जो NICU की टीम होती है वो भी उसे एक्सपीरियंस करती है। प्रीमेच्योर बच्चों में जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है वीक लंग की वजह से, उसके लिए हमें वेंटिलेटर पे सपोर्ट चाहिए होता है। कई बार लंग में सर्फेक्टेंट का इंजेक्शंस देते हैं, और जहाँ इतना सीवियर केस नहीं होता है वहाँ हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जैसे CPAP बोलते हैं वो देते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज ऐसे बच्चों में होने के चांसेस होते हैं जो आज की डेट में अच्छे सेटअप और अच्छी टीम के साथ मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी हैंडल्ड वेरी वेल। और ऐसे बच्चों की जर्नी एक रोलर कोस्टर की जर्नी होती है पेरेंट्स के लिए, और बट मेजॉरिटी ऑफ द बेबीज डू ओवरकम दैट। My name is Divya. I am working in Isha Hospital in NICU as a staff nurse। हम यहाँ पे प्रीटम बेबीज की भी देखभाल करते हैं, जिसमें बच्चों को जो स्टार्टिंग में फीड है वो ट्यूब से दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम स्पून फीड ट्रायल करते हैं, मदर को ट्रेन करते हैं फीडिंग के लिए। KMC केयर भी हम यहाँ मदर से करवाते हैं, उनको समझाते हैं KMC केयर बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और और डिस्चार्ज के समय हम मदर को बच्चों की केयर के बारे में भी समझाते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पारुल वालिया, डायरेक्टर ईशा हॉस्पिटल। मैं नियोनेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ। 17 नवंबर इंटरनेशनल प्रीमेच्योर डे होता है। प्रीमेच्योर यानी वो बच्चा जो 37 वीक्स के पहले जन्मता है। अभी प्रीमेच्योर बच्चों का केयर ये सब बहुत सोफिस्टिकेटेड है। NICUs बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। 26 वीक के बच्चे भी जन्मते हैं और अच्छे से घर जाते हैं। 700 ग्रामर्स को भी हम बचाते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि बचाते हैं और पेरेंट्स को देते हैं, फैमिली को देते हैं,
क्या ये बच्चा नॉर्मल होता है, दूसरे बच्चों के जैसा खेल सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, समझ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बच्चे को 26 वीकर को 700 ग्रामर को बचाना, पेरेंट्स को देना, पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर फॉलो अप करना, टाइमली इंटरवेंशन करना, ताकि इनको अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रीमेच्योर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, काफी होती है। जितना ज्यादा प्रीमेच्योर होता है, जितना और कम वेट होता है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम सब में हो सकती है, विजन में यानी देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हम रेगुलर रेटाइनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी का स्क्रीनिंग करवाते हैं ताकि ब्लाइंडनेस ना हो। हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए हम OAE बेरा करते हैं ताकि हमको पता चले कि बच्चा पूरा सुन पा रहा है। ब्रेन का हम MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी सब करते हैं। मसल का, टोन का, पावर का सब देखते हैं ताकि ये बच्चा आगे चलकर दूसरे बच्चों जैसा नॉर्मल हो। लेकिन इसके लिए हमको पेरेंट्स के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि घर गए तो सब खत्म, आपको वापस आना पड़ता है। नहीं, सिर्फ हम हाइट वेट नहीं देखेंगे, वैक्सीन नहीं देखेंगे, बच्चे का ग्रोथ है, बच्चा बीमार है, ठीक है, वो सब नहीं देखते हैं हम। क्या बच्चा 1.5 महीने को आपको पहचानता है, आपसे बातें कर सकता है? हाँ, बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट मेंटल माइलस्टोन है। मेंटल माइलस्टोन यानी मानसिक क्षमता। ये बच्चा आगे चल के नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल पढ़ पाएगा, नॉर्मल आगे जाकर इंजीनियर, व्हाटएवर, डॉक्टर जो बनना है वो बन पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1.5 महीने को बच्चे को सोशल स्माइल देना है, पहचानना है। ये मुझे 2 बातें बताती है कि बच्चा देख पाता है और बच्चा मेंटली भी नॉर्मल है। तो हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि बच्चा 1.5 महीने को मीन्स जब जन्मा है तब से नहीं, जब उसका एक्सपेक्टेड ड्यू डेट है। मदर को बताया है ना गायनेक ने कि ये डेट पे वो 40 वीक्स कंप्लीट है, इसको जन्म होगा, तो वहां से गिनकर आपको 1.5 महीना निकला है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, अक्टूबर एंड में बच्चा बॉर्न हुआ है, लेकिन उसको डेट दी थी दिसंबर एंड, तो उसका 1.5 महीना कब होगा? February मिड। तो February मिड को बच्चे को आपको पहचानना है। तो ये बेस्ट माइलस्टोन है। अगर ये आ गया है तो मोस्ट ऑफ द जर्नी इज थ्रू। सेकंड है फिजिकल माइलस्टोन, यानी बच्चा अगर गर्दन पकड़ता है टाइम से, तो बैठता है टाइम से, खड़ा रहता है टाइम से, चलता है टाइम से, फिर आगे चल के वो साइकिल चला पाएगा, जंप करेगा, स्पोर्ट्स में पार्ट लेगा। लेकिन उसको कब गर्दन पकड़नी है? 3 मंथ्स। जैसे मैंने समझाया, बॉर्न हुआ अक्टूबर एंड, था ड्यू डेट दिसंबर एंड, तो 3 मंथ्स कब हुआ? मार्च एंड। तो मार्च एंड तक बच्चे को गर्दन पकड़नी है। अगर हम ये सब नहीं देखते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे बहुत कॉमन है प्रीमेच्योर बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी, एक मसल प्रॉब्लम है जिससे बच्चा खड़ा नहीं होता है, नहीं चल पाता है, नहीं पेंसिल पकड़ पाता है, ये सब प्रॉब्लम्स। तो इन सब बच्चों का फॉलो अप बहुत जरूरी है। पहले हम हर 15 दिन में फॉलो अप करते, जो हाई रिस्क होता है, यानी उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी है, जॉन्डिस ज्यादा हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, वेंटिलेट किया है, कैल्शियम कम हुआ है, शुगर कम हुई है, ये बच्चे हाई रिस्क बोलते हैं। इनको जल्दी जल्दी फॉलोअप लेते हैं और फिर रेगुलर फॉलोअप करना है, एक्चुअली आइडियली 5 साल तक। और अगर बच्चा माइल्ड रिस्क है तो ठीक है, और वैक्सीन में हम देख लेते हैं कि बच्चा बैठ पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, नहीं। और दूसरा मेन फॉलोअप होता है भाषा, बोलना। बच्चा 8-9 महीने का होता है तो बाबा, दादा, मामा कुछ तो उसके मुंह से निकलना ही चाहिए। 15 महीने का होगा तो थोड़े वर्ड्स निकलने चाहिए। 18 महीने का होगा तो 2 वर्ड्स ज्वाइन करते हैं। 24 महीने को आपको पता है बच्चे भाषा से सब बोल सकते हैं। और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा सिर्फ NICU से निकला है, नॉर्मल घर पे गया है, वो नहीं। आपको वापस आना है, फॉलो अप करना है। हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में इन बच्चों को रखते हैं ताकि हम उनको स्टिम्युलेशन कर सकते, उनका भाषा का भी स्टिम्युलेट करते हैं, उसका मसल को भी स्टिम्युलेट करते हैं, उनकी मानसिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को फॉलो अप करिए, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में एनरोल करिए, हमारे डेवलपमेंट सेंटर में जाइए जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट इन बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्पफुल करती है, और ये बच्चा आगे चल के एज नियर नॉर्मल दूसरे बच्चों जैसा ही हो, ये हमारा मेन एम होता है। तो अर्ली इंटरवेंशन और रेगुलर फॉलोअप, ताकि हम बच्चे के ब्रेन को अच्छे से स्टिम्युलेट करें। और आपको पता है बच्चे का ब्रेन जो न्यूबॉर्न का होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। जैसा उसको कोई स्ट्रेस हुआ तो उसको डैमेज हो सकता है, वैसा हम उसको स्टिम्युलेट करते हैं तो उसका अच्छा
प्रोग्रेस भी हो सकता है, तो दोनों तरफ होता है। तो एनआईसीयू में रहकर जो कुछ डैमेजिंग फैक्टर्स को हमको नेगेटिव करना है, हमको स्टिमुलेट करना है ताकि बच्चा एज नॉर्मल हो सके, नियर नॉर्मल जैसे बोलते हैं, उसको हमको देखना है कि बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करे दूसरे बच्चों जैसे। थैंक यू। My name is Ansu Leju. The way I came to Isha Hospital, जैसे मैं आई, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे प्री मैच्योर बेबी के साथ। So I want to share my experience. On October 2nd, my baby was born. It was 33rd week of pregnancy, and I was little bit worried because 33 weeks was थोड़ा जल्दी था, तो मेरे लिए भी बहुत एक नया एक्सपीरियंस था। और मुझे थोड़ा इश्यूज था, लाइक रिलेटेड टू माय SpO2 वाज वेरी लो, और मुझे कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे रखा गया था फॉर 3 months। सो दैट वाज ग्रेटेस्ट चैलेंज जो मेरे को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। और उसके बाद जब गुड़िया हुई, हमारी छोटी सी नन्ही प्यारी गुड़िया आई है October 2nd को, एंड जब उसको देखा, प्री मैच्योर थी, छोटा सा फेस, एंड देख के तो पहले रोना आया कि छोटा सा बेबी है, कैसे मैं संभालूंगी, क्या करूंगी, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। बट जब मैं उसको फर्स्ट टाइम October 9th को उसको ईशा में NICU में देखने आई, उसको यहाँ पे एडमिट किया था, और बहुत सारे वायर्स, पाइप्स लगे हुए थे, वो देख के तो दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। एक छोटे से बच्चे में इतना सब कुछ लगा के रखा है, वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। फिर भी वो सबको उसने क्रॉस किया, और रियली थैंक्स टू ईशा हॉस्पिटल, डॉक्टर गांधी, डॉक्टर पद्मजा। शी इज अ रियल हीरो फॉर मी। शी वॉज द वन हु मोटिवेटेड मी कि नहीं, कुछ नहीं होगा बेबी को, जबकि ये ऑपरेशन अगस्त में होने वाला था, जब बेबी वॉज जस्ट 600 ग्राम, और दैट वॉज अगेन अ शॉकिंग चीज था। पर डॉक्टर पद्मजा ने 2 महीना और खींच लिया, और 33rd वीक में जब बेबी 1 kg 80 ग्राम की हुई, तब ऑपरेशन किया। और अभी आज जब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी बेबी 1 kg 430 ग्राम की है। एंड रियली बहुत बड़ा थैंक्स है ये हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सारे डॉक्टर्स, नर्सेस रियली हेल्पफुल थे। थैंक यू।